नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सुपर टेट यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी जीएस के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसका मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल शायरी से। लहरों के डर जाने से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर जाने से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग कोशिश करते रहिएगा, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इस सेशन को अगर आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो आपको मोबाइल को फुल मोड में देखिएगा, पूरी स्क्रीन के साथ देखिएगा। जो ये आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो क्लिक कर रहे हैं इस पर क्लिक करके मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें क्लियरिटी मिल जाए। देखिए जो ये आपका निशान देखिए, यहाँ पे क्लिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद जस्ट आगे जो क्वेश्चन है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का था उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो उसमें आपकी टोटल 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी? 6 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम है। क्या है? पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए, जो भी जानवर और पौधे हैं उनकी प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। और इसी तरह से वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम भी है। यह 1887 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 1887 में पारित पहला ऐसा नियम था। ये क्या था? वन्य पक्षी अधिनियम। उसके बाद आया वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। इसी तरह से इसमें बता ही दिए कि 1972 में कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं? 6 अनुसूचियाँ शामिल हैं। ठीक है, 2021 तक भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो महारत्न का दर्जा ऑप्शन में देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इसके बारे में दोस्तों और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महारत्न कंपनियों का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसमें सबसे आसान मैं ट्रिक से बताऊँगा। इसमें टोटल 11 में से 7 कंपनियों का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, तो 7 कंपनियों का मुख्यालय तो दिल्ली में हो गया। उसके बाद बचे 4 कंपनियां। तो 4 कंपनियों में आपको देखिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है, तीसरा वाला जो है आपका, ये कोल आ रहा है ना, तो कोल मतलब कोलकाता, इससे रिलेट कर लेंगे कोलकाता। तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता। उसके बाद 2 और देखिए इसमें लिखा है पेट्रोलियम। यहाँ पे एक पेट्रोलियम है, एक और पेट्रोलियम देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों में पेट्रोलियम आ रहा है। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। तो एक कोलकाता का हो गया, कोल वाला कोलकाता में, पेट्रोलियम जो आ रहा है जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? मुंबई में। और एक जो 11वां आपका ऐड हुआ था सबसे लास्ट में, ये 11 नंबर पर, ये आपका है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपका गुड़गांव में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जो 7 महारत्न कंपनियां हैं इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक संचार प्रोटोकॉल है। तो कौन इसमें संचार प्रोटोकॉल है? तो इसका होता है HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? तो वह था वायसराय रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। इसके अलावा और भी जो वायसराय थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे रिपन क्या किया था, इनका शासनकाल था 1880 से लेकर 1884 के बीच वायसराय और गवर्नर जनरल थे। ठीक, इन्हीं को क्या कहा था? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इलबर्ट विल विवाद लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और अगला जो आपका है, लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की आयु 19 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 21। मतलब 21 कम से कम 21 साल का होना चाहिए सिविल सेवा एग्जाम के लिए। तो ये कौन किया था? तो रिपन। फिर हंटर कमीशन जो की नियुक्ति भी किसने किया था? रिपन ने। ठीक है, आगे चलते हैं।
और जो रीडिंग का जो शासनकाल है 1921 से 1926 तक। और उन्होंने क्या किया था, देवदासी प्रथा को समाप्त किया था। हिल्टन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रीडिंग ने की थी। हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, लॉर्ड रीडिंग ने की थी। और चौरी चौरा कांड भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इरविन के बारे में पढ़ते हैं। तो इरविन का शासनकाल है कितना, 1926 से लेकर 1931 तक। और इनके समय में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। और उनकी लोकप्रियता के रूप में से ईसाई वायसराय के रूप में जाना जाता है। किनको, ईसाई वायसराय के रूप में इरविन को जाना जाता है। बेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। बेबल का शासनकाल 1943 से लेकर 1947 तक था। और इन्हीं के समय में रॉयल नौसैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक, शिमला समझौता भी हुआ था और संविधान सभा का गठन भी इन्हीं के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी खंड को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नदी खंड है आपका, ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा अगर पहला हम जानना चाहते हैं तो पहला हम देख लेते हैं। इसमें पहले तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में पहले कि जो जलमार्ग 2 है कहाँ पे है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। यह बांग्लादेश की सीमा और सादिया के बीच में ब्रह्मपुत्रा नदी 891 किलोमीटर तक फैली हुई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो यह प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कहाँ तक है, जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण को रूप में वर्णित किया गया है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण जो होता है ये समय के साथ समाज में जनसंख्या के परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या है, समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस जिले या शहर में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। कैश एंड कैरी जो पहला स्टोर खोला गया था यह मुरादाबाद से खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। तो कहाँ से शुरू की गई थी आपको बताना है। तो आयुष्मान भारत योजना आपका झारखंड से शुरू किया था। झारखंड में रांची से साथ शुरू की गई थी। इसका सन देख लेते हैं, 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड में शुरू किया गया था। ठीक है, यह क्या है एक, तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कोष है जिसका उद्देश्य कम आय वाले भारतीयों को मुफ्त सेवा प्रदान करना है। मुफ्त सेवा स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा बनाए रखना है, प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के बारे में और पढ़ लेते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यह आयुष्मान भारत का ही दूसरा घटक है। ठीक है, इस योजना में क्या है, इस योजना में प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का परिभाषित लाभ सुरक्षा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। तो आपको ये बताना है कि मानव युक्त, जिसमें ऐसा अंतरिक्ष यान जिसमें मानव रहेंगे, तो आपका है गगनयान। ठीक है, गगनयान के बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो का गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, इसमें ये गगनयान भारतीय चलित कक्षी अंतरिक्ष यान है जो देश के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की नींव के रूप में काम करेगा। अंतरिक्ष यान 3 लोगों को ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है, और इसके बाद इसके बारे में है, मिशन को दिसंबर 2011 में इसरो के GSLV MK3 द्वारा प्रक्षेपित करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको 2023 में ढकेल दिया गया था। मतलब 2023 में हो सकता है कि ये भेजा जा सके। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें 3 भाग होंगे। पहले 2 भागों में मानव रहित होगा। ठीक है, इस मिशन के क्या होगा, दो हिस्से होंगे, मानव रहित होंगे। और जो लास्ट वाला होगा वो आपका मानव के साथ, उसमें 3 व्यक्ति जाएंगे। और इसमें जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व्योम मित्र विकसित कर रहा है, जो क्या है, मानवभाव रोबोट है जो गगनयान में कार्य करेगा। ठीक है, जो शुरू में अगर 2 रूप जा रहे हैं, 2 हिस्सा इसका जा रहा है, तो पहले मानव उसमें नहीं रहेंगे, मानव रहित रहेगा। उसके बाद अगला जो तीसरा होगा उसमें मानव रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। GATE का उत्तराधिकारी
कौन सा संगठन है? तो इसका उत्तराधिकारी संगठन आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यह आधिकारिक तौर पे 1 जनवरी 1995 को संचालन शुरू किया गया था। इसके अलावा आप ILO के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन ILO जिसे कहते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद जो है ECOSOS, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से एक यह भी है कि ECOSOC है। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद काउंसिल इसी को बोला जाता है। इसके बाद इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ये कौन सा स्थल होगा? तो सांची का स्तूप है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सांची स्तूप देखिए आपका दिखाया गया फिगर है, फिगर में देख सकते हैं। सांची स्तूप भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और अध्ययन किए गए बौद्ध स्थलों में से एक है और यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यह 3री शताब्दी में अशोक ने महान स्तूप का निर्माण करवाया था। इतना सफिशिएंट है इसके बारे में पढ़ना। आगे चलते हैं। इसके बाद जो अलग ऑप्शन था आपका पालिका बाजार, तो पालिका बाजार है दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक भूमिगत बाजार है जो आंतरिक और बाहरी के हलकों के बीच में स्थित है। इसके अलावा जो गेटवे ऑफ इंडिया है, यह क्या है? जॉर्ज पंचम और मैरी ऑफ टेक के आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनवाया गया था। ठीक है। और इंडिया गेट जो है जब ब्रिटिश सेना के 90,000 सैनिकों के स्मारक के रूप में नई दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है। ठीक है। और इसे कब बनाया गया था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनके यादगार में 1914 से जो 1921 में बीच में जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनके यादगार में यह इंडिया गेट का निर्माण हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के लंबवत स्तंभों में कितने लंबवत स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है? तो 18। ठीक है। 18 लंबवत स्तंभों में व्यक्त किया गया था और इसमें इसके बारे में बताया गया कि जो आवर्त सारणी है उसके जनक हैं हेनरी मोसले या मोजले भी कहा जाता है इनको, कहीं कहीं मोजले लिखा हुआ कहीं मोसले है। ठीक है। तो 1913 में हेनरी मोसले ने साबित किया कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक संक्षिप्त रूप में Z उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। ठीक है। तो जो भी परमाणु जो होते हैं आवर्त सारणी में रखे जाते हैं वो किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे जाते हैं। इसके बाद में देखिए कि 7 टोटल 36 आवर्त होते हैं और 18 लंबवत या स्तंभ आकार के होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं दोस्तों। बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुपक्ष और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था और इसका संकल्प स्थापित कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 2018 को संकल्प ARES 73/127 के माध्यम से स्थापित किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ऑप्शन में था 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 मई को, ठीक है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दी कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? तो लेखक से क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, तो इसमें जो है सवा नकवी हैं। इसके अलावा चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी और टॉम हैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चेतन भगत, तो चेतन भगत जो हैं
ये एक भारतीय लेखक हैं, ठीक है। और इनकी जितनी भी पुस्तकें लिखते हैं ये लगभग सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो इसमें इनकी पहली पुस्तक जो पुस्तक हैं इसमें द गर्ल्स इन द रूम 105, ठीक। फिर उसके बाद लिखे थे टू स्टेटस, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, उसके बाद द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, रिवोल्यूशन 2020, वाट यंग इंडिया वांट, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, 5 पॉइंट से समोन, 5 पॉइंट समोन। ये हो गए चेतन भगत के। जो टॉम हैंक्स जो ऑप्शन में थे आपके, ये क्या हैं, एक अभिनेता हैं और ये हास्य और नाटकी दोनों भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। कौन? टॉम हैंक्स। इसके अलावा जो झुम्पा लाहिरी हैं यह अमेरिकी लेखक हैं। देखिए ये अमेरिकी लेखक हैं और ये चेतन भगत इंडियन लेखक हैं, लेकिन झुम्पा लाहिरी का भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो भी ये लिखती हैं, जो भी इनकी कृतियाँ हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा, जैसे दिनम से बहुत जगह पूछा गया है। इंटरप्रेटर ऑफ द मालाडीज भी इन्हीं का लिखा है। फिर अनकस्टम अर्थ इन्हीं के बारे में लिखा गया है। डी लोलैंड ये भी इन्हीं के बारे में इन्हीं के बारे में इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल जो था आपका कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बारे में उसके अलावा जो और ऑप्शन में थे जैसे लॉर्ड डलहौजी थे, तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1948 से 1956 तक था और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए थे, ठीक है। और उनकी अध्यक्षता में भारत में यात्री ट्रेनों और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफों वर्दी डाक की शुरुआत की गई थी, ठीक। और इसके अलावा जो वारेन हेस्टिंग थे ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, एक तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे, ठीक। कारण और इन्होंने ही दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था, ठीक। और एक ऐसे ही एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। कौन? वारेन हेस्टिंग, ठीक। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए थे और वो 1781 ईस्वी में उन्होंने यॉर्क टाउन की घेराबंदी में आत्मसमर्पण करने के लिए जाना जाता है। ये भारतीय सिविल सेवा के जनक हैं। तो भारतीय सिविल सेना का जनक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस, ठीक। और एक कौन है? सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो आपका कैनिंग हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो वो आपका था राहुल केला, ठीक है। तो राहुल केला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। राहुल केला इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के राहुल केला में स्थित है। किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दुर्गापुर स्टील या इस्पात संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एकीकृत इस्पात संयंत्रों में एक है और किसके द्वारा बनवाया गया था? किसकी सहायता से? यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनवाया गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, पश्चिम बंगाल में है और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा बनवाया, किसकी सहायता से बनवाया गया था और कहाँ पे स्थित है। इसी तरह से भिलाई जो है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है और यह स्टील रेल का भारत का पहला और मुख्य उत्पादक है, ठीक है। बोकारो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये झारखंड के बोकारो में बनवाया गया था और किसके सहायता से बनवाया गया था? तो सोवियत संघ के सहायता से बनवाया गया था, ठीक है। कभी कभी रूस भी दे देगा तो रूस भी आपका सही हो जाएगा। सोवियत संघ जो कई कंट्रियों का समूह जिसमें रसिया एक महत्वपूर्ण देश है उसी को मिलाकर सोवियत संघ होता है। तो अगर सोवियत संघ के जगह पे रसिया या रूस दिया है तो भी आपका वही होगा कि बोकारो संयंत्र का क्या हो जाएगा? रूस या रसिया भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नेता ने ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर किया था? तो ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर किए थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। अब इनके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी, ठीक। और एक क्या हुआ था? 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन
राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर किया था। ठीक, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है और उसी समझौते के बाद ही ताशकंद घोषणा 10 जनवरी 1996 के बाद ही उसी दिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बहुत दुखद था ये, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो उसका मेन कारण होता है तारे के प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन का कारण होता है। तो तारे के प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन का कारण क्या हो जाएगा, रात में आसमान में तारे टिमटिमाना। उसके अलावा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कारण जो होता है, स्पष्ट कारण तो बता दिएगा, अपवर्तन का कारण होता है। और ये भी जान जाइए कि यदि कोई प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर झुक जाएगी। ठीक है, और पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारी परतों से बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाते हैं। तो किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी जिसे कहते हैं अधिनियम 2017 लागू किया है? तो कौन सा मंत्रालय है आपका? तो कानून और न्याय मंत्रालय है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। जीएसटी जो है सबसे पहला बिल पे मंजूरी कौन सा राज्य दिया था? तो असम ने दिया था। ठीक है, उड़ीसा जो इसमें 16वां राज्य था, और इसका टैगलाइन जो है जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है। ठीक है, जीएसटी के टोटल जो स्लैब स्थापित है, मतलब कितने कितने परसेंट टैक्स लगेंगे, वह आपका 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की व्याख्या की जो पहले शिलालेखों की उपयोग की जाती थी, तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस सदी के दौरान बनाए गए थे? किस सदी के दौरान बनाए गए थे? तो आसान सा क्वेश्चन, 19वीं सदी में कृत्रिम उपग्रह बनाए गए, उर्वरक बनवाए गए थे। ठीक है, क्योंकि उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा 19वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हुए, उसी समय हरित क्रांति आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के तरह निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? जैसे चिपको आंदोलन अगर भारत के उत्तर भारत में जिस तरह से था, आपका चिपको आंदोलन क्या था? मेनली यह वनों से रक्षा के लिए बनाया गया था। उसी तरह से यह पूछा गया कन्नड़ जिले में कौन सा था? तो कन्नड़ जिले में जो आंदोलन था उसे अपिक्को आंदोलन कहते हैं। कौन सा? अपिक्को आंदोलन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1970 के दशक में ग्रामीण, मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और सामाजिक और पारिवारिक आंदोलन था। ठीक है, 1973 में आंदोलन हिमालयी राज्य उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा रहा करता था, उत्तराखंड में शुरू हुआ और तेजी से भारत के हिमालय में फैल गया था। और गांधीवादी कार्यकर्ता जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ने आंदोलन को सही दिशा ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अगला है क्वेश्चन, भारत के दांतों की बड़ी छवि मरीजों के दांतों की बड़ी छवि दिखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वह आपका दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसके अलावा जो उत्तल दर्पण होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो वाहनों के रियर व्यू जो होता है मिरर, उसके रूप में उपयोग करते हैं। जो बगल में नहीं लगाया जाता है शीशा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलाकार दर्पण जो होता है सबसे अधिक बार उपयोग आने वाला घुमावदार दर्पण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो सूर्य के परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करने वाला जो है वह है ओजोन गैस। ठीक है, अगला इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। ओजोन जो है रिक्तीकरण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी को घटना को संदर्भित करता है। 1913 में चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन ने ओजोन परत की खोज की थी। किसने खोज की थी? चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन ने खोज की थी। और इसके अलावा आगे चलते हैं, समताप मंडल में उच्च मात्रा में क्लोरीन और ब्रोमीन रसायन ओजोन परत को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक जो एसी या रेफ्रिजरेटर जो भी रहते हैं उनमें से जो कूलिंग एजेंट की तरह से काम करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ओजोन को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और इसी की वजह से 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो ओजोन के क्षयकारी रसायन हैं उनके उत्सर्जन को सीमित करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसकी वजह से, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है तो आपका जिससे ओजोन को संरक्षित किया जा सकता है, तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और कब स्टार्ट हुआ था, तो 1987 में। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के हिस्से के रूप में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना संस्थान, तो पेरिस की बात की गई है, तो आप लोग जानते होंगे यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो भी पेरिस में ही है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह से यूनेस्को ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और जो ऑप्शन में है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे यूनिसेफ था, तो यूनिसेफ का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और ये क्या है कि एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करती है। और यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। और इसी तरह से UNU जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय है, कहाँ पे है, तो यह जापान में टोक्यो में है। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है वहाँ पे है। ठीक है, राइबोसोम बनते हैं, किससे बनते हैं, प्रोटीन से बना, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, जिसे अब RMSA के तहत एकीकृत किया गया है, को वर्ष में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ICT को, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को, तो शुरू किया गया था 2004 में। ठीक है, अब वो RMSA में एकीकृत किया गया है। तो RMSA के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। RMSA जो होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और यह योजना मार्च 2009 से शुरू की गई थी। तो यह जो RMSA योजना है ये 2009 से शुरू हुआ, और इसके पहले ही ये बता दिया गया था जो ICT था ये 2004 में ही शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी के बाद इसमें एकीकृत कर दिया है, किसमें, RMSA में एकीकृत कर दिया गया था ICT को। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय, चाहे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो छठा सबसे बड़ा देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां आपका भारत है। अब पहला पूछेगा तो हो जाएगा रूस। ठीक है, इसी तरह अगर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, और देखिए मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, एक सेट का पूरा क्वेश्चन मैंने कराया। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।